नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका YouTube चैनल सिंपल एजुकेशन में। मैं हूं राजेंद्र कुमार। दोस्तों, सीटेट या दूसरे राज्यों की टेट परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है चाइल्ड डेवलपमेंट या एजुकेशनल साइकोलॉजी के सवालों को समझना और उनमें अच्छे अंक हासिल करना। माना जाता है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी या चाइल्ड डेवलपमेंट सीटेट या दूसरे राज्यों की टेट परीक्षाओं का एक ऐसा हिस्सा है जिसमें यदि अच्छे अंक हासिल कर लिए जाए तो हम आसानी से टेट परीक्षाओं को उत्तीर्ण कर सकते हैं। परंतु दोस्तों, विषय की मुख्य परेशानी यह है कि यह अपने आप में एक मुश्किल विषय है। क्या पढ़ा जाए, कैसे पढ़ा जाए और कहां से पढ़ा जाए, ये वो सवाल हैं जो इस परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को आवश्यक रूप से सामना करना पड़ता है। जिनका दोस्तों आपके इन सवालों का और जवाब है यह वीडियो और साथ ही आगे के कुछ दिनों में मेरे द्वारा बनाई जाने वाली वीडियोस। दोस्तों, इन वीडियोस में मैं सीटेट और अदर स्टेट टेट्स की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले चाइल्ड डेवलपमेंट और एजुकेशनल साइकोलॉजी के महत्वपूर्ण सवालों को संग्रहित करने का प्रयास कर रहा हूं। इस वीडियो में और आगे बनाई जाने वाली वीडियोस में मेरा मुख्य प्रयास यही है कि मैं उन सवालों को संग्रहित करके इन वीडियोस के माध्यम से आप तक पहुंचा सकूं ताकि आप सीटेट की परीक्षा में अच्छे अंक हासिल कर सकें। दोस्तों, आपसे अनुरोध यह है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि कोई भी सवाल शायद ऐसा नहीं होगा जो आपको लगे कि यह महत्वपूर्ण नहीं है। और यदि आपको लगे कि वीडियो काम का है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही अपने जैसे दूसरे लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए चैनल को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक एक करके उन तमाम सवालों को जिनका सामना सीटेट की परीक्षाओं में बैठने वाले परीक्षार्थियों को करना होता है। दोस्तों, आज की यह वीडियो मुख्य रूप से 3 सिद्धांतकारों के सिद्धांतों के सवालों पर आधारित है: एरिक एरिक्सन, जियां पियाजे और मॉरल डेवलपमेंट। साथ ही आगे की बनाई जाने वाली वीडियोस में भी मैं यही प्रयास करूंगा कि 2 या 3 थ्योरिस्ट को एक साथ समानांतर रूप से लेकर चलूं। दोस्तों, पहला सवाल यह है कि नैतिक यथार्थवाद यानी मोरल रियलिज्म की अवधारणा किस विद्वान द्वारा प्रतिपादित की गई थी? और इसके ऑप्शंस हैं: ए लॉरेंस कोलबर्ग, बी जीन पियाजे, सी कैरोल गिलिगन या डी वाइगोस्की। और दोस्तों, इस सवाल का जो जवाब है वह है बी जीन पियाजे। नैतिक विकास पर मैंने अपने YouTube चैनल पर दोस्तों 2 या 3 वीडियोस अपलोड की है नैतिक विकास से संबंधित, जिसमें मैंने दिखाया है कि नैतिक विकास के ऊपर शुरुआती कार्य पियाजे साहब के द्वारा किया गया था और 3 से 7 साल की उम्र के बच्चों को का जो नैतिक विकास होता है वह दूसरों द्वारा सिखाए गए सिद्धांतों के आधार पर होता है। इसीलिए उनको वह सिखाया जाता है जो सच होती है। इसमें बच्चे कभी भी अपना निर्णय नहीं ले पाते हैं और ना ही कभी भी परिस्थितियों का कोई अंदाजा लगा पाते हैं। उनके लिए वह सच है जो उनको सिखाया गया है। इस प्रकार इस अवस्था को मॉरल रियलिज्म कहा जाता है। बाद में पियाजे साहब ने इसके लिए दूसरा शब्द इस्तेमाल किया था, हेटेरोनोमस। हेटेरोनोमस का मतलब वह है अवधारणा जो हमें दूसरे लोग सिखाते हैं। तो दोस्तों, इस सवाल का जो जवाब है वह है बी जीन पियाजे। दोस्तों, अगला सवाल, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार वस्तु स्थायित्व यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस किस अवस्था की एक प्रमुख विशेषता है? और इसके जो विकल्प हैं: ए ज्ञानेंद्रिय अवस्था जिसको सेंसरी मोटर स्टेज कहा जाता है। और इसके लिए दोस्तों जो विकल्प हैं: ए ज्ञानेंद्रिय अवस्था, बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज, और तीसरी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, या डी औपचारिक अवस्था फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। दोस्तों, इस सवाल का जो जवाब है वह है ए ज्ञानेंद्रिय अवस्था यानी सेंसरी मोटर स्टेज। मैंने अपने YouTube चैनल पर दोस्तों पियाजे साहब की 2 वीडियोस अपलोड की हैं और साथ ही मैंने अपनी वीडियोस में इसके नोट्स भी अपलोड किए हैं। उनके माध्यम से हम जानते हैं कि जो सेंसरी मोटर स्टेज होती है जो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होती है, उसमें 2 महत्वपूर्ण जो विकास हैं बच्चे के वो होते हैं। पहला ऑब्जेक्ट परमानेंस और दूसरा वस्तु स्थायित्व और दूसरा उसकी जो गतिविधियां होती हैं वो लक्ष्य आधारित होने लगती हैं। इस प्रकार इस सवाल का जो जवाब है वह ज्ञानेंद्रिय अवस्था है, विकल्प ए। दोस्तों, ये जो अवस्थाएं हैं सारी की सारी ये अंग्रेजी में लिखी गई हैं और इनको मैंने हिंदी में ट्रांसलेट करने का प्रयास किया है। ट्रांसलेशन में हो सकता है कि शब्दों का थोड़ा सा हेरफेर हो, परंतु इंग्लिश वाले जो शब्द हैं वो एज इट इज लिए गए हैं। इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि आप जब भी इस क्वेश्चन को पढ़ें तो एक बार इंग्लिश में ऑप्शंस को जरूर देखें, क्योंकि इंग्लिश की अवधारणाएं हिंदी की अपेक्षा साइकोलॉजी में ज्यादा समझ आ जाती हैं।
चलिए दोस्तों आगे देखते हैं कि राम अध्यापक के रूप में सेवानिवृत्ति प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन वे नजदीक एक बस्ती में गरीब बच्चों को निःशुल्क पढ़ाते हैं तथा बच्चों के अभिभावकों को प्रोत्साहित करते हैं कि वे अपने बच्चों को काम पर नहीं बल्कि पढ़ने के लिए विद्यालय में भेजें। बताइए राम विकास की किस अवस्था में हैं? और दोस्तों इसके जो विकल्प हैं, ए आत्मीयता यानी इंटीमेसी, बी पहचान की उपलब्धि आइडेंटिटी अचीवमेंट, सी उत्पादकता या जेनरेटिविटी, या डी इनिशिएटिव या पहल। दोस्तों इस सवाल का जो जवाब है वह है विकल्प सी उत्पादकता या जेनरेटिविटी। दोस्तों यह सवाल एरिक एरिक्सन की थ्योरी के 7वें चरण का है, जिसमें हम रिटायरमेंट वाली अवस्था का सामना करते हैं और जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन का द्वंद्व हमारे सामने होता है। और इसमें हम देखते हैं कि यदि व्यक्ति रिटायरमेंट के बाद भी या अपने कार्यस्थल पर टॉप मोस्ट पोस्ट पर पहुंचने के बाद भी अगर वो कुछ उत्पादन करने के बारे में सोचता है, कुछ नया करने के बारे में सोचता है, तो इसको जनरेटिविटी कहते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों इस सवाल का जो जवाब है वह है विकल्प सी उत्पादकता या जनरेटिविटी। दोस्तों सीटेट की परीक्षा में चाइल्ड डेवलपमेंट के जो सवाल पूछे जाते हैं वो थ्योरी में अक्सर सिचुएशंस बना दी जाती हैं और उस आधार पर सवाल पूछे जाते हैं। अपनी वीडियोस में मैंने यही प्रयास किया है कि मैं सवालों को सीधा ना पूछकर परिस्थितियों के माध्यम से आपके सामने रखूं। तो इसी दिशा में दोस्तों चौथा सवाल जो है वो ये है कि रोहित चाहता है कि उसके कार्यस्थल के सभी कर्मचारी खुश रहें, इसीलिए वह अपना कार्य जल्दी खत्म करके दूसरे लोगों को सहयोग देता है ताकि सबका कार्य पूरा हो जाए। ऐसा करने में उसे खुशी मिलती है। बताइए वह किस अवस्था में है? और दोस्तों इसके विकल्प हैं, ए उत्पादकता यानी जेनरेटिविटी, बी आत्मीयता इंटीमेसी, सी सामाजिक व्यवस्था उन्मुख सोशल ऑर्डर ओरिएंटेशन, या डी स्वायत्ता ऑटोनॉमी। दोस्तों इस सवाल का जो जवाब है वह है विकल्प सी सोशल ऑर्डर ओरिएंटेशन या सामाजिक व्यवस्था उन्मुख। लॉरेंस कोलबर्ग ने अपनी नैतिक विकास के सिद्धांत में दिखाया है कि जब हम पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में आ जाते हैं तो उसकी जो पहली अवस्था होती है वह सोशल ऑर्डर ओरिएंटेशन की होती है। इसमें हम न केवल उन लोगों से, उन संस्थाओं से प्यार करते हैं जिनसे हम जुड़े होते हैं, बल्कि उनकी भलाई के लिए, उनमें सुधार करने के लिए बिना किसी लालच के अपना सहयोग भी देते हैं। तो इसमें जो रोहित है उसकी विशेषता इसी रूप में दिखाई देती है कि वह बिना किसी लालच के उन लोगों की मदद करता है, उनमें सुधार करने का प्रयास करता है जिनके साथ वह अपने कार्यस्थल पर जुड़ा है। इस प्रकार दोस्तों इस सवाल का जो जवाब है वह विकल्प सी सोशल ऑर्डर ओरिएंटेशन है। दोस्तों अगला सवाल, यदि वस्तु में से ना तो कुछ लिया गया है और ना ही उसमें कुछ जोड़ा गया है तो वस्तु की मात्रा समान रहती है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में इस अवधारणा को क्या कहा गया है? और इसके जो विकल्प हैं दोस्तों वह है, ए संरक्षण यानी कंजर्वेशन, बी नुकसान भरपाई कंपनसेशन, सी अनुकूलन अडेप्टेशन, या डी स्कीमा। दोस्तों इस सवाल का जो जवाब है वह है ए कंजर्वेशन। पियाजे ने अपनी थ्योरी में दिखाया है कि प्री ऑपरेशनल स्टेज का जो बच्चा होता है उसमें इस अवधारणा की समझ नहीं होती है कि यदि वस्तु में से ना तो कुछ लिया गया है और ना ही उसमें जोड़ा गया है तो वस्तु की मात्रा समान बनी रहेगी। और इसे उन्होंने एक गिलास में पानी के वाले उदाहरण के माध्यम से दिखाया था, जिसे मैंने अपनी वीडियोस में भी दोस्तों दिखाया है, जो कि मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। तो इस प्रकार इस सवाल का जो जवाब है दोस्तों वह है विकल्प ए संरक्षण या कंजर्वेशन। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, और सवाल है कि कविता लंबे समय तक यह तय नहीं कर पाई कि उसे क्या बनना है, लेकिन एक बार जब उसने ठाना कि उसे पायलट बनना है तो उसने पायलट बनकर ही दम लिया। प्रस्तुत पंक्तियां पहचान के किस प्रकार को इंगित करती हैं? और इसके विकल्प हैं, ए आइडेंटिटी अचीवमेंट यानी पहचान प्राप्ति, बी बंद पहचान आइडेंटिटी फोरक्लोजर, सी पहचान अधिस्थगन आइडेंटिटी मोरेटोरियम, और डी पहचान भ्रम आइडेंटिटी डिफ्यूजन। दोस्तों इस सवाल का जो जवाब है वह है आइडेंटिटी मोरेटोरियम यानी कि विकल्प सी। जेम्स मार्सिया ने अपने पहचान संबंधी सिद्धांत में दिखाया है कि हमारी पहचान के 4 प्रकार हो सकते हैं। उनमें आइडेंटिटी मोरेटोरियम ऐसा विकल्प होता है जिसमें हमें यह तय करने में देर लगती है कि हमारा लक्ष्य क्या है या हम क्या बनना चाहते हैं, परंतु एक बार जब यह तय कर लिया जाता है कि हमारा लक्ष्य यह है और हम यह बनना चाहते हैं तो उस विकल्प को, अपने उस लक्ष्य को हम प्राप्त करके ही रहते हैं। निर्णय लेने की इस तरीके को आइडेंटिटी मोरेटोरियम कहा जाता है।
तो दोस्तों इस प्रकार इस सवाल का जो जवाब है वह विकल्प सी आइडेंटिटी मोरेटोरियम या पहचान अधिस्थगन है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल, और अगला सवाल भी बड़ा महत्वपूर्ण है। सवाल यह है कि तुषार का मन छोटे छोले भटूरे खाने का था, जबकि उसके टिफिन में राजमा चावल थे। उसने देखा कि उसका दोस्त रोहित टिफिन में छोले भटूरे लाया है। उसने रोहित से अपना टिफिन बदल लिया और उसकी छोले भटूरे खाने की इच्छा पूरी हो गई। बताइए वह किस अवस्था में है। और इसके विकल्प हैं ए दंड आज्ञाकारिता यानी पनिशमेंट ओबीडियंस, सी निजी प्रोत्साहन पर्सनल रिवार्ड ओरिएंटेशन, सी कानून एवं व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, और डी सार्वभौमिक उदारता या यूनिवर्सल एथिक। दोस्तों इस सवाल का जो जवाब है वह है बी निजी प्रोत्साहन या पर्सनल रिवार्ड ओरिएंटेशन। लॉरेंस कोलबर्ग ने अपनी थ्योरी में दिखाया है कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में जब दूसरी अवस्था आती है जिसमें बच्चा सौदा करने लगता है, तो वह हमेशा कभी किसी का नुकसान नहीं करता, बल्कि वह ऐसे तरीके अपनाता है कि उसकी अपनी इच्छा पूरी हो जाए। किसी भी तरीके का दूसरे का नुकसान करना, अहित करना उसका उद्देश्य नहीं होता है। उसमें सौदा करने की भावना मासूमियत के तरीके से होती है, इसीलिए इसे नाइव हेडोनिस्टिक भी कहा जाता है। तो इस प्रकार इस सवाल का जो जवाब है दोस्तों वह विकल्प बी पर्सनल रिवार्ड ओरिएंटेशन है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं और जानते हैं कि क्या है अगला सवाल। कनिका ने देखा कि एक मशीन में आटा डाला जाता है और वह मशीन यानी ओवन उसे केक बनाकर बाहर निकालती है। इसीलिए कविता उस मशीन को सजीव मान बैठती है। पियाजे के सिद्धांत में इस अवधारणा को किस नाम से पुकारा गया है। और इसका जो विकल्प है वह है ए नुकसान भरपाई यानी कंपनसेशन, बी व्यक्तिपरकता ईगोसेंट्रिज्म, सी जीववादी सोच एनिमिस्टिक थिंकिंग, या व्यवस्थित करना ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों इस सवाल का जो जवाब है वह है सी जीववादी सोच या एनिमिस्टिक थिंकिंग। पियाजे ने अपनी थ्योरी में दिखाया है कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे उन वस्तुओं को सजीव मान बैठते हैं जो उनको चलते फिरते दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए इस क्वेश्चन में मशीन को देखा है कनिका ने और देखा है कि मशीन में आटा डालने से वो केक बनाकर बाहर भेज देती है, मतलब वह जिंदा है। इसी प्रकार बच्चा जहां जहां जाता है चांद भी वहीं वहीं चला जाता है, चांद तारे सूरज, तो उन चीजों को भी बच्चा सजीव मान बैठता है। इस तरीके की सोच को एनिमिस्टिक थिंकिंग कहा जाता है और ये प्री ऑपरेशनल स्टेज में होती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस सवाल का जो जवाब है वह है सी एनिमिस्टिक थिंकिंग। दोस्तों यदि किसी भी सवाल में आपको कोई डाउट हो या आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप मैसेज में जाकर कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हैं और मैं आगे की वीडियोस में आपके सवालों का जवाब भी दूंगा और जो सजेशन आप मुझे देंगे मैं उनका भी ध्यान रखूंगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और सवाल यह है कि रमा डॉक्टर बनना चाहती थी किंतु असफल रही। वक्त रहते ही उसने शिक्षिका बनने का फैसला किया और शिक्षिका बन गई, किंतु शिक्षिका का कार्य वह कभी भी पसंद ना कर सकी। इसीलिए वह अक्सर छुट्टी कर लेती है और अक्सर कार्य को लेकर उसके एवं उसके प्रधानाचार्य के बीच कहासुनी होती रहती है। रमा द्वंद्व की किस अवस्था में है। और दोस्तों इस सवाल के जो विकल्प हैं वह है ए निराशा डिस्पेयर, बी पृथकता आइसोलेशन, सी स्थिरता स्टैग्नेशन, या डी शंका। इस सवाल का जो जवाब है दोस्तों वह है बी पृथकता। यह सवाल दोस्तों एरिक एरिक्सन की थ्योरी के छठे चरण से लिया गया है जिसमें आइसोलेशन वर्सेस इंटीमेसी का जो द्वंद्व है उसका सामना करना पड़ता है इंसान को। यदि उसके सारे सपने पूरे हो जाते हैं, वह सब कुछ उसको मिलता है जो उसने उम्मीद की थी, तो वो अपने आप को इंटीमेसी की स्थिति में पाता है। जबकि यदि उसके सपने पूरे नहीं हो पाते या उसने जो उम्मीद उन सपनों से की थी वो उस तरीके के नहीं होते हैं, तो व्यक्ति अपने आप को अलग थलग मानने लगता है और अक्सर अपने काम से जी चुराने लगता है। इस स्थिति को एरिक एरिक्सन ने आइसोलेशन के अंतर्गत अपने दिखाया है और यह एरिक एरिक्सन की थ्योरी के छठे चरण से संबंधित है। तो दोस्तों इस प्रकार इस सवाल का जो जवाब हुआ वह हुआ विकल्प बी पृथकता या आइसोलेशन। दोस्तों एक कदम और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल। लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास संबंधी सिद्धांत के विरोध स्वरूप किस विद्वान ने नैतिक विकास संबंधी सिद्धांत एथिक ऑफ केयर का प्रतिपादन किया था। और विकल्प है ए जेम्स मार्सिया, बी कैरोल गिलिगन, सी पियाजे, या डी कार्ल यूंग। दोस्तों इस सवाल का जो जवाब है वह है विकल्प बी कैरोल गिलिगन।
जब लॉरेंस कोलबर्ग साहब ने अपने विकल्प सिद्धांत का प्रतिपादन किया था तो इसके लिए उन्होंने यूरोप के व्हाइट मेल्स को चुना था प्रयोग करने के लिए, और इसमें सभी सारे ही जो बच्चे थे वो लड़के थे। जबकि कैरोल गिलिगन ने इसकी प्रतिक्रिया की और उन्होंने बताया कि लड़कों और लड़कियों का समाजीकरण अलग तरीके से किया जाता है। जबकि कैरोल गिलिगन ने बताया कि लॉरेंस कोलबर्ग की थ्योरी में लड़कियों के लिए तो कोई जगह ही नहीं है, इसीलिए उन्होंने कैरोल गिलिगन की थ्योरी के विरोध में लड़कियों के संबंध में अपनी नैतिक विकास संबंधी थ्योरी को प्रतिपादित किया था और उसका नाम था एथिक ऑफ केयर। इस प्रकार दोस्तों इस सवाल का जो जवाब हुआ वो विकल्प बी हुआ, कैरोल गिलिगन। दोस्तों अगला सवाल बहुत सिंपल दिखाई देता है लेकिन थोड़ा सा मुश्किल भी है, और सवाल यह है कि पियाजे ने विकास की जिन 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है वे हैं, क्या है वे? ए सार्वभौमिक, बी क्षेत्रीय, सी निरंतर या डी स्थिर। दोस्तों इस सवाल का जो जवाब है वह है विकल्प ए सार्वभौमिक। पियाजे ने कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट में विकास की जिन 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है उसको उन्होंने यूनिवर्सल स्टेज के रूप में प्रतिपादित किया है। यूनिवर्सल स्टेज का मतलब यह है दोस्तों कि हर इंसान को इन अवस्थाओं से गुजरना ही है। यह बात अलग है कि किसी में विकास की अवस्था जल्दी आ जाती है और किसी में थोड़ा वक्त लेती है, परंतु ये यूनिवर्सल अवस्थाएं हैं, सार्वभौमिक है, और विकास की इन अवस्थाओं से हर इंसान को गुजरना है, हर बच्चे को गुजरना है। इस प्रकार जो 4 स्टेजेस पियाजे साहब ने अपने सिद्धांत में दी है वो सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एरिक एरिक्सन ने अपनी थ्योरी में विश्वास बनाम अविश्वास का प्रतिपादन किस अवस्था के अंतर्गत किया है? बेसिक ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट का। और इसके विकल्प है ए शैशवावस्था इन्फेंसी, बी प्रारंभिक बाल्यावस्था अर्ली चाइल्डहुड, सी वृद्धावस्था ओल्ड एज, या डी मध्यावस्था मिडिल एज। इस सवाल का जो जवाब है दोस्तों वह विकल्प ए शैशवावस्था यानी इन्फेंसी है। एरिक एरिक्सन ने अपनी थ्योरी में दिखाया है कि जन्म की प्रारंभिक अवस्था जिसमें बच्चे की आयु 0 से लेकर 1 वर्ष के बीच होती है उसमें अधिकांश यूरोप के जो बच्चे होते हैं वो पालने में पड़ते हैं। यदि उनकी सारी मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, फिजियोलॉजिकल नीड्स, तो उनमें विश्वास की भावना पैदा होती है। परंतु यदि भूख के कारण, अकेले रहने के कारण उनकी पालने में ही मौत हो जाती है तो इससे उनमें मिसट्रस्ट की भावना पैदा होती है। इस प्रकार बेसिक ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट का जो द्वंद्व है वो जन्म के प्रारंभिक वर्ष 0 से 1 वर्ष के दौरान शैशवावस्था में होता है, और इसीलिए इसका जो जवाब है दोस्तों वह विकल्प नंबर ए शैशवावस्था या इन्फेंसी है। दोस्तों देखते हैं अगला सवाल, और सवाल यह है कि नैतिक विकास पर प्रारंभिक कार्य किस विद्वान ने किया था? ए कोलबर्ग, बी पियाजे, सी कैरोल गिलिगन, या डी अब्राहम मैस्लो। दोस्तों इस सवाल का जो जवाब है वह है विकल्प नंबर बी पियाजे। सीटेट की परीक्षा में दोस्तों यह होता है अक्सर कि जब भी नैतिक विकास का शब्द बच्चे देखते हैं या कैंडिडेट देखते हैं तो वो आंख बंद करके कोलबर्ग के जवाब पर अपना निशान लगा देते हैं, परंतु यह सही नहीं है क्योंकि नैतिक विकास के ऊपर प्रारंभिक कार्य पियाजे ने किया था और पियाजे के कार्य को ही कोलबर्ग ने एक थ्योरी के रूप में विकसित किया था। पियाजे साहब ने नैतिक विकास के ऊपर जो प्रारंभिक कार्य किया था दोस्तों उसके बारे में आप मेरे YouTube चैनल पर जो नैतिक विकास संबंधी 2 या 3 वीडियोस अपलोड की गई हैं आप उसमें देख सकते हैं और जान सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने 3 से लेकर 11 वर्ष के बच्चों को इकट्ठा करके उनको 2 वर्गों में इकट्ठा किया और उनके साथ जो रोहित और सोनाक्षी की कहानी सुनाई, उसके बाद जो निष्कर्ष निकाले वो क्या थे, और उन्हीं निष्कर्षों को कोलबर्ग ने एक पूरे सिद्धांत का नाम दिया था जिसे थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट कहा जाता है। परंतु नैतिक विकास के ऊपर जो शुरुआती कार्य था दोस्तों वो पियाजे साहब ने किया था। इस प्रकार इस सवाल का जो जवाब है वह विकल्प बी पियाजे है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यदि किसी नई बात को समझने के लिए हमें अपने दिमाग में एक अलग स्कीमा का निर्माण करना पड़ता है तो इसे क्या कहा जाता है? ए स्कीमा, बी आत्मसातीकरण यानी एसिमिलेशन, सी परिवर्तन या एकोमोडेशन, या डी संतुलन इक्विलिब्रियम। दोस्तों इस सवाल का जो जवाब है वह है सी एकोमोडेशन या परिवर्तन। पियाजे ने अपनी थ्योरी में दिखाया है दोस्तों कि मानव सहित सभी जीव 2 बेसिक टेंडेंसीज के साथ पैदा होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन और अडेप्टेशन। अडेप्टेशन के अंतर्गत जो 2 बातें होती हैं एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। उसमें यह होता है कि एसिमिलेशन में तो हमारे दिमाग में जो पहले से स्कीमा बने हुए हैं हम नई बात को उसी से समझ जाते हैं,
पर एकोमोडेशन उसे कहा जाता है कि जब बने बनाए स्कीमा से हम कोई नई बात नहीं समझ पाते हैं, हमें अपने दिमाग में नए स्कीमा बनाना होता है। तो इस सब प्रकार इस सवाल का जो जवाब हुआ दोस्तों वह हुआ एकोमोडेशन। दोस्तों इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है पियाजे की थ्योरी के ऊपर, आप चाहे तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं, आसानी से आपको वो वीडियो मिल जाएगी। दोस्तों अगला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सवाल ये है कि एरिक्सन के सिद्धांत के अनुसार पहचान हमेशा बनती है। ए समाज के बिना, बी समाज के साथ, सी समाज चरणों में, या डी उपर्युक्त सभी। और दोस्तों इस सवाल का जो जवाब है वह है विकल्प बी समाज के साथ। यह सवाल एरिक एरिक्सन की थ्योरी के 5वें चरण आइडेंटिटी अचीवमेंट वर्सेस रोल कंफ्यूजन वाले चरण से है दोस्तों। और एरिक्सन ने अपनी थ्योरी में दिखाया है कि पहचान कभी भी समाज के बिना नहीं बन सकती है। और समाज को लेकर भी हमारे सामने 3 तरीके के विकल्प हो सकते हैं। एक तो यह है कि हम समाज को मानते ही नहीं, दूसरा यह है कि हम सिर्फ समाज को मानते हैं, ये दोनों अवस्थाएं गलत हैं। तीसरा होता है कि हम अपने समाज को भी मानते हैं और अपनी निजी इच्छाओं को भी ध्यान में रखते हैं, यह तीसरी अवस्था होती है और इसी विकल्प को सबसे अच्छा माना जाता है। तो इस प्रकार जो एरिक्सन है उनका अपनी थ्योरी में यह मानना था कि किसी भी व्यक्ति की पहचान समाज के बिना नहीं बन सकती, यानी समाज के साथ ही बन सकती है। इस प्रकार इस सवाल का जो जवाब है वह है बी समाज के साथ। तो दोस्तों सीटेट की परीक्षा में या दूसरे राज्यों की टेट परीक्षा में पूछे जाने वाले चाइल्ड डेवलपमेंट और एजुकेशनल साइकोलॉजी के ये महत्वपूर्ण सवाल थे और यह पहली वीडियो थी। अभी इसके ऊपर मैं और वीडियो बनाऊंगा और ये जो सारे सवाल सीटेट की परीक्षा में या दूसरे राज्यों की परीक्षा में चाइल्ड डेवलपमेंट और एजुकेशनल साइकोलॉजी से संबंधित पूछे जाते हैं वो हर सवाल मैं आपके सामने अपनी वीडियोस के माध्यम से रखूंगा। तब तक के लिए मेरी वीडियोस पर मेरे साथ बने रहें दोस्तों। और यदि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ ही दोस्तों अपने जैसे दूसरे लोगों तक यह मदद पहुंचाने के लिए चैनल को अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर करें ताकि उन लोगों तक भी यह मदद पहुंच सके जिनको इस मदद की जरूरत है। तो दोस्तों ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहें मेरे यूट्यूब चैनल सिंपल एजुकेशन पर। धन्यवाद।